लास्ट क्लास में आपने मैंग्रोव वेजिटेशन के संदर्भ में पढ़ा था और हमने आपको समझाया था कि सागरीय जैव पारितंत्र के संदर्भ में कि सागर का जो प्रथम जैव पारिस्थितिक क्षेत्र होता है वह लिटोरल जोन है, जहां मैंग्रोव वेजिटेशंस की प्राप्ति होती है और सारी ईच एंड एवरी डायमेंशन आपने देखे। आज हम लोग दूसरे भाग के बारे में आ रहे हैं और उसमें देखने जा रहे हैं कि वहां के जैव पारितंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसके द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा हमारा क्षेत्र है, संभवतः आप क्लास याद कर पा रहे होंगे, नेरेटिक जोन। याद कर पा रहे हैं ना मित्रों? पहला क्षेत्र लिटोरल, दूसरा नेरेटिक, तीसरा बेंथिक जोन, चौथा एबिसल, पांचवा हेडल जोन। याद कर पा रहे हैं ना? तो आज हम लोग नेरेटिक जोन के बारे में एक अहम विशेषता को समझेंगे। मित्रों, जब भी आप टेलीविजन ओपन करते हैं और कभी भी मरीन बायोलॉजी देखने की कोशिश करते हैं, मरीन बायो लाइफ देखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं सागरीय जल में डूबी हुई कुछ अत्यंत ही कलरफुल रचनाएं नैनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आखिर वो संरचनाएं क्या हैं? जल में वह इधर उधर लहराती हुई पेड़ों की भांति या पादपों की भांति नजर आती हैं, बड़ी ही सुंदर कलरफुल होती हैं, जिनके समीप रंग बिरंगी मछलियां, अन्य प्रकार के छोटे जीव, तलवासी, चलवासी, अचल जीव, विभिन्न प्रकार के जीव इधर उधर पर अपनी क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर वह संरचनाएं क्या हैं? तो मित्र, एक शब्द में जवाब वह प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ्स हैं। तो मित्रों, इयोफोटिक जोन में से जो नेरेटिक जोन है, जिसकी गहराई सागर तल से 200 मीटर तक होती है, जिसकी प्राप्ति कॉन्टिनेंटल शेल्फ अर्थात महाद्वीपीय निमग्न तट में होती है, वहां पर प्रकाशित मंडल में पनपने वाले कुछ शैवाल और जीवों की विशेषताओं से युक्त होते हैं प्रवाल भित्तियां, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके सामने एक स्लाइड प्रस्तुत है, शुरुआत क्लास की मित्रों यहां से है। देख पा रहे हैं कितनी सुंदर कलरफुल रचना दिख रही है। यहां पर एक स्कूबा डाइवर भी आपको नजर आ रहा है, डाइव किया है, प्रवाल भित्तियों के समीप विचरण कर रहा है। ढेर सारी मछलियां इसके इधर उधर विचरण कर रही हैं। अन्य प्रकार के क्रिएचर्स भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। विभिन्न प्रकार के क्रिएचर्स हैं, ये प्रवाल भित्तियां हैं। इनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे मित्रों। तो समझो, कुछ कुछ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते फॉर्म में। प्रवाल भित्तियों के बारे में पहली लाइन मित्रों कि सागरीय निमग्न तट में प्राप्त होने वाले अचल जीव जो कि समूहीकृत स्वभाव में रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी बनाता है, जो समूहीकृत स्वभाव में रहता है, सागरीय एनिमोन है, सी एनिमोन है, सुपर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्तियां अपने आप में सुपर ऑर्गेनिज्म कहलाती हैं। कोरल्स को सुपर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि यह जंतु एवं पादप दोनों का समूहीकृत रूप होती है। तो कोरल्स एज ऑर्गेनिज्म, सुपर ऑर्गेनिज्म, जंतु के रूप में इसमें क्या प्राप्त होता है? स्लाइड्स के रूप में मित्रों देखेंगे, यहां स्लाइड्स फॉर्म में देखेंगे। जंतु के रूप में इनमें होता है मित्रों कोरल पॉलिप। ये कॉर्ड पॉलिप लिखा है, स्पेल मिस्टेक है मित्रों, कोरल पॉलिप प्राप्त होता है, कोरल पॉलिप। ये देखो, दिस वन इज एनिमल कोरल पॉलिप। तो प्लांट्स के रूप में होता है जूजेंथेलाई नामक शैवाल। जूजेंथेलाई शैवाल एवं प्रवाल जीव
का समूहीकृत रचना है कोरल्स, प्रवाल, इसीलिए इन्हें सुपर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जो ये प्रवाल जीव है मित्रों, यह एंथोजोआ क्लास और निडेरिया फाइलम से संबंधित है। इसका क्लास एंथोजोआ सब फैक्ट्स है तथा निडेरिया से संबंधित है। एक बात और जान लो मित्रों, ये पूरी क्लास आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी। ज्योग्राफी में पढ़ने का थोड़ा सा डायमेंशन अलग रहा होगा, विस्तार अलग रहा होगा। यहां पर वह क्षेत्र जो ज्योग्राफी में आपने पढ़े हैं उन पर संक्षिप्तता होगी, जो ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हैं उस पर विस्तार होगा। ये बात अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब मैं देता हूं इस पर विस्तार, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग स्लाइड्स के अलावा आते हैं, बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आते हैं और समझो। प्रवाल जीव, जिसे आप लोग मित्रों कोरल पॉलिप कहते हैं, कोरल पॉलिप, प्रवाल जीव, कोरल पॉलिप, ये जंतु हो गया। और दूसरा फाइटोप्लैंक्टन्स या शैवाल, पादप प्लवक या शैवाल जिसके साथ रहती है उससे कहते हैं जूजैंथेलाई, जूजैंथेलाई। आपको पता है कि अगर यह पादप है तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण करता होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा। फोटोसिंथेसिस करने के कारण यह प्रोड्यूसर होगा, यह प्रोड्यूसर होगा। तो यह जंतु है तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, इसीलिए यह कंज्यूमर होगा मित्रों, कंज्यूमर होगा। तो एक तरफ उत्पादक हो गया, एक तरफ उपभोक्ता हो गया। इन दोनों के मध्य आपसी संबंध कैसा पाया जाता है, इसे ठीक प्रकार से समझेंगे। यहां पर ये जो प्रवाल जीव है मित्रों, यह बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक सॉफ्ट कोरल होगा, दूसरा हार्ड कोरल होगा। स्लाइड से मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आगे आपको प्ले करके दिखाऊंगा। एक होता है सॉफ्ट कोरल, तो दूसरा होता है हार्ड कोरल। आपको बता दूं कि ये जो कोरल रीफ्स हैं इसका फॉर्मेशन हार्ड कोरल करता है, सॉफ्ट कोरल नहीं। हार्ड कोरल की विशेषता है कि यह सागरीय जल में, वैसे अगर देखोगे मित्रों तो यह बहुत ही मुलायम एक सूक्ष्म जीव है, एक सूक्ष्म सी एनिमोन है। यह सागरीय जल में घुली हुई लवणता में से कैल्शियम को खाता है, अपनी त्वचा से कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर जो परत बन जाती है इसके चारों ओर, वह इसकी अपनी रक्षा कवच है। इस रक्षा कवच को कोरल्स स्केल्टन के नाम से जानते हैं। चूंकि इसकी आकृति कप की भांति होती है, इसलिए इसकी यह कवच कोरल कप कहलाती है। चित्र में देखो आप लोग, चित्र में मित्रों देखो, सपोज ये स्ट्रक्चर, कोरल पॉलिप्स अपने चारों ओर एक ऐसी कप नुमा संरचना निर्मित करता है। यहां पर छिद्र होगा, इस छिद्र से संबंधित होगा यह जीव जो इसके अंदर होगा। इस जीव को कहते हैं कोरल पॉलिप, कोरल पॉलिप। ये जो कवच निर्मित हो गई है, इस कवच को कहते हैं मित्रों कोरल कप, कोरल कप। किन चीजों से बनी होती है याद रखेंगे फैक्ट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट और डोलामाइट का बना होता है। ये कप है मित्रों, ओके कप। आगे देखो, इस कप की विशेषता है कि इसके चारों ओर एक विशिष्ट प्रकार की शैवाल चिपकी हुई होती है। इस शैवाल का नाम है जूजेंथेलाई, जूजेंथेलाई।
शैवाल की विशेषता है कि यह एक रंग की नहीं है बल्कि बहुरंगी है, अत्यंत ही कलरफुल है। ये लीजिए, मैं इसको कुछ कलरफुल बना देता हूं। आप देख पा रहे होंगे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसे सजा दिया। तो जूजेंथेलाई की उपस्थिति के कारण यह कोरल कप बहुत ही सुंदर, रंगीन या कलरफुल नजर आते हैं। कोरल कपों का समूह ही प्रवाल भित्तियों के रूप में प्राप्त होगा, जिसे आगे हम लोग समझेंगे। पहले आप केवल इतना देखो। अब देखो इन दोनों का आपस में संबंध कैसा है। इन दोनों का आपस में संबंध पॉजिटिव रिलेशनशिप के रूप में है, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कैसे? कोरल पॉलिप जूजेंथेलाई को क्या लाभ दे रहा है? तो देखो, कोरल पॉलिप से जूजेंथेलाई को मिलता है पहला, फर्स्ट जो मिलता है वो मिलता है शेल्टर, आवास मिलता है। तो दूसरा क्या मिलता है? सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलती है। सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। तो तीसरा क्या मिलता है? जूजेंथेलाई को कोरल पॉलिप से कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? देखो, ये जो जूजेंथेलाई है इसके सरफेस में है, सरफेस के समूहों के बीच इसे सुरक्षा भी मिल रही है, आवास भी मिल रहा है। तो ये जंतु कोरल पॉलिप जब ब्रीदिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जूजेंथेलाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उपयोग करता है। तो तीन चीजें मिल गई मित्रों जूजेंथेलाई को कोरल पॉलिप से। तब जूजेंथेलाई इसको क्या प्रदान करता है? कोरल पॉलिप को जूजेंथेलाई प्रदान करता है फूड एनर्जी, खाद्य ऊर्जा, फूड एनर्जी प्रदान करता है। आपको पता है मित्रों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप वर्ग कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट्स जंतु वर्ग के लिए भोजन ऊर्जा का कार्य करता है। तो कोरल पॉलिप जूजेंथेलाई द्वारा निर्मित खाद्य ऊर्जा का उपभोग करता है। और इसके साथ साथ आपको और बता दूं, आगे भी आएगा इसलिए अभी आप याद कर लो कि विभिन्न प्रकार की शैवाल्स में से कुछ ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक है, कुछ ऐसी हैं जिनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, कुछ ऐसी हैं जिनमें फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक है, कुछ ऐसी हैं जिनमें आयरन्स इत्यादि की मात्रा अधिक है। तो फूड एनर्जी तो मिलती ही है। जूजेंथेलाई नामक बहुरंगी शैवाल से इन्हें अन्य प्रकार के पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोटीन, फैटी एसिड, ओमेगा 3। समझ रहे हैं कि नहीं? विभिन्न प्रकार के मिनरल्स आदि मिलते हैं। तो इनसे न्यूट्रिशंस मिलता है या न्यूट्रिएंट मिलता है। क्या मिलता है? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट मिलता है। तो अब दोनों के संदर्भ में देखो, एक को यह तीनों चीजें मिल गई अर्थात पॉजिटिव हुआ, एक को यह चीज मिल गई अर्थात पॉजिटिव हुआ। तो दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ आवश्यक चीजें प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे पॉजिटिव रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। अर्थात जूजेंथेलाई नामक एल्गी एवं कोरल पॉलिप के मध्य सहजीवी संबंध प्राप्त होता है। क्लास के साथ साथ ही चीजें लिखते चले जाएंगे। जब आप मित्र सामान्य रूप में पढ़ रहे होते हैं कि दोनों के बीच सहजीवी संबंध का आधार क्या है, तो केवल एक यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि एक शेल्टर प्रदान करता है तो एक भोजन प्रदान करता है। लेकिन जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इसलिए आप इन सारे पक्षों को लिखेंगे। अब आगे देखो, तो क्या कोरल्स का जीवन इतनी बातों पर टिका रहता है? इसके अलावा भी मित्र कुछ और चीजें हैं। इतनी ही बातों पर टिका नहीं होता। भोजन के रूप में इन्हें इन चीजों से जूजेंथेलाई से यह तो मिल गया, लेकिन और अपनी पोषकता की वृद्धि के लिए कोरल पॉलिप क्या करता है? तो सागर में घुले हुए, सागरीय जल में घुले हुए विभिन्न लवणों का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है। तो एक अंतिम बात यहां पर आपको समझाने जा रहे हैं इसके संदर्भ में कि जो ये सागरीय जीव कोरल पॉलिप का कवच है, इस कवच के चतुर्दिक कुछ इस प्रकार से
कुछ इस प्रकार से ऊतकों का समूह पाया जाता है, टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये टिश्यूज देखने में आर्म्स की तरह लगते हैं, भुजाओं की भांति लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोरल जीव्स के या हाथ पैर हों, कोरल जीव के या हाथ पैर हों। इन हाथ पैर देख समझने की कोशिश करेंगे। इन हाथ पैर को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें टेंटिकल आर्म्स कहते हैं, याद करना है। टेंटिकल्स आर्म्स हैं, ये आर्म्स भुजाएं हैं, है ना। ये हाथ पैर क्या कहलाते हैं? टेंटिकल्स, टिश्यूज है मित्रों, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं। और इन टेंटिकल्स पर भी इस शब्द को भी याद करते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है। अब इनका क्या रोल होता है? कोरल पॉलिप्स में पाए जाने वाले ऊतकों का समूह जो कि भुजाओं के रूप में प्राप्त होता है, उसे टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स पर उपस्थित स्टिंगिंग सेल्स के माध्यम से यह सागरीय जल में घुले हुए विभिन्न प्रकार के अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इनके जीवन के विकास की समस्त संसाधनों की आपूर्ति हो पाती है। इसी बात को मैंने स्लाइड्स के अंतर्गत यहां पर समझाया हुआ है एक एक करके मित्रों, कि जो ये प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल्स हैं, इनका विकास प्रॉपरली अगर देखा जाए तो नैरेटिक जोन में पाया जाता है। फोटिक जोन में यह पाए जाते हैं, फोटिक जोन की ये घटना है में पाए जाते हैं, जिसके बारे में पहली ही लाइन लिखा है कि कोरल्स और सुपर ऑर्गेनिज्म। क्यों सुपर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं? क्योंकि यह एनिमल भी हैं, प्लांट भी है। इसको आप करेक्ट कर देंगे। एनिमल्स के रूप में प्राप्त होने वाला जीव कोरल पॉलिप कहलाता है, और प्लांट्स के रूप में पाई जाने वाली एल्गी जो जेंथेलाई कहलाती है। कोरल पॉलिप्स के बारे में आगे मैंने बताया है कि यह एंथोजोआ क्लास से संबंधित है, जिसका फाइलम निडेरिया है। तो आगे बात आती है कोरल कप के संदर्भ में, जिसे आपने पीछे अभी देखा हुआ। दिस वन इज कोरल कप। कोरल कप है, कोरल पॉलिप है, टेंटिकल्स हैं, जूजेंथेलाई हैं। तो फिर हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर कि कोरल कप्स के बारे में हमने बताया है कि यह कैल्केरियस हैं। कैल्केरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है, डोलामाइट से निर्मित है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं डोलामाइट से निर्मित जो यह कवच है, स्केल्टन है, इसे ही कोरल कप कहते हैं। आगे मित्रों मैंने समझाया है सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में, सहजीवी संबंध के बारे में, किसके किसके मध्य? यह कोरल पॉलिप और जो जेंथेलाई के मध्य का सहजीवी संबंध है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किन बातों को लेकर है? आपने चित्र में भली भांति प्रकार से देखा हुआ है। नेक्स्ट हमने इस पे समझाया है कोरल पॉलिप्स के भूमिकाओं के दौर में टेंटिकल आर्म्स की उपस्थिति से क्या होता है, यह स्टिंगिंग सेल्स के माध्यम से कुछ अन्य पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। इस स्लाइड्स में जो आरंभिक बातें मैंने समझाई वही प्रस्तुत की गई हैं। अब हम लोग चलेंगे मित्रों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं ये कोरल रीफ्स देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं, जल में डूबी हुई सुंदरतम रचना के रूप में दिखाई दे रही हैं, अत्यंत ही खूबसूरत वनस्पति समुदाय के रूप में दिखती हैं। जबकि ये केवल वनस्पति समुदाय नहीं है, यह श्वेत कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों के ऊपर जूजेंथेलाई की उपस्थिति के कारण कलरफुल नजर आ रही है मित्रों। नेक्स्ट चित्र को आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, दिस वन कोरल रीफ्स है। अब नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरल्स क्या है, प्रवाल के कितने प्रकार हैं।